नमस्कार दोस्तों, एटीएमएस मीडिया पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 25 सितंबर यानी 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार सर। तो उनसे हम जानेंगे कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों मनाया जाता है, 25 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और बहुत सी जानकारी हम उनसे आज लेंगे। वेलकम सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो सर, जैसे कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है, तो आप हमें बताइए कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो 25 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने और आपके सभी जो दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूरे विश्व में एक साथ इस दिवस को मनाया जाता है जिसे हम विश्व फार्मासिस्ट दिवस या वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के नाम से जानते हैं। इसकी जो शुरुआत है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो एक सोसाइटी कह लीजिए या एसोसिएशन कह लीजिए जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मासिस्ट। उन लोगों ने मिलके, उनकी सोसाइटीज ने मिलके नीदरलैंड में 1912 में एक कमेटी बनाई और उस पूरी कमेटी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोगों को पूरे वर्ल्ड के फार्मासिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको गाइड करना चाहिए, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको अपडेट करना चाहिए कि पूरी दुनिया में या ग्लोबल स्टैंडर्ड में फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की या फार्मासिस्ट की क्या वैल्यूज हैं। उसके मद्देनजर इन सब लोगों ने मिलकर, जो FIP के मेंबर्स थे, इन लोगों ने मिलके फार्मेसी एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रमोशनल और एडवोकेटिंग लेवल की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जिसे हम FIP कहते हैं। उस FIP ने इस्तांबुल में टर्किश मेंबर्स के साथ ये डिसीजन लिया था कि हम इसको 25 सितंबर को ही इसलिए मनाएंगे क्योंकि जिस दिन ये आइडिया FIP को आया वो डे 25 सितंबर की थी, इसलिए इसको 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। FIP काउंसिल ने हालांकि इस दिवस को 1912 से शुरुआत में नहीं मनाया, ये आइडिया इनको 2009 में आया। टर्किश मेंबर्स यानी कि जो टर्किश के लोग FIP के सदस्य बने, उन लोगों ने इसको प्लान आउट किया कि भाई हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल हेल्थ या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने खुद के प्रोफेशन के डेवलपमेंट या प्रमोशन के लिए हम क्या एक्टिविटी करते हैं। तो 2009 में FIP काउंसिल के मेंबर्स, स्पेशली टर्किश मेंबर्स को इसका श्रेय जाता है, उन लोगों ने डिसाइड किया। और जब ये प्लान आउट हुआ कि फार्मासिस्ट के सम्मान में पूरी दुनिया में एक दिवस मनना चाहिए तो डेट क्या हो, अब कोई एक स्पेशल डेट चाहिए थी। तो FIP के जो पुराने लोग थे या जो उस समय जो उनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस थे, उनको उन्होंने स्टडी किया तो पाया कि FIP के जितने भी आइडियाज हैं, FIP की जो एक नींव का बेस है वो 25 सितंबर का रहा। इसलिए इन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हमें फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में 25 सितंबर को ही मनाना चाहिए। आज हमारी इंडिया में भी जैसे हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो भी फॉलो करती है कि जो हमारी FIP बोलती है या जो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फार्मासिस्ट के सम्मान के लिए दिवस मनाया जा रहा है, सेम एज इट इज हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो भी इसको हमें ऑर्डर करती है, हमें प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज देती है, प्रिपरेशन के लिए पूरे पॉइंट ऑफ व्यूज देती है, थीम देती है और 25 सितंबर को हम सब लोग मिलकर इसे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं। जी सर, जैसे आपने हमें ये भी बताया कि 25 सितंबर को ही ये क्यों मनाया जाता है, आपने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया। तो एक आम आदमी के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि मेडिकल की फील्ड में फार्मासिस्ट कौन होता है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि हम सब लोग, स्पेशली जो हम भारत देश के लोग हैं, हमारे यहाँ मेडिकल का मतलब होता है, आम भाषा में हम डॉक्टर की शक्ल देखने लगते हैं। जैसे ही मेडिकल का नाम आता है हमें दिखता है डॉक्टर या हॉस्पिटल या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ट्रीटमेंट करने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। जैसे हम पुराने जमाने के वैद्य और हकीम जिनको हम बोलते हैं, आज भी वैद्य और हकीम होते हैं, लेकिन वो केवल अनुभव के आधार पर नहीं होते, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है। हकीम वो लोग होते हैं जो यूनानी मेडिसिन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। वैद्य उन लोगों को कहा जाता है जो आयुर्वेदा साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज जितने हमारे MBBS वगैरह होते हैं, इन्हें हम एलोपैथिक मेडिसिन का डॉक्टर बोलते हैं।
अदर देन दिस एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी होते हैं जो होम्योपैथी साइंस में अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये जो इसके अलावा जैसे डेंटिस्ट हैं वो अपनी दंत चिकित्सा में महारत हासिल करते हैं, वेटनरी सर्जन्स हैं वो एनिमल चिकित्सा में अपनी महारत हासिल करते हैं। ऐसे तमाम अलग अलग विभाग हैं जिससे कि पूरा मेडिकल फील्ड इकट्ठा होता है। और मेडिकल का मतलब केवल ह्यूमन से ही नहीं है, एनिमल्स को भी बराबर दर्जा दिया गया है मेडिकल साइंस में, कि जितना हम इंसानों के इलाज के बारे में बात करते हैं उतनी ही बात हमें एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए भी कंटिन्यू करनी चाहिए, इसलिए उसका भी विभाग है। लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल विभाग है इसका मेडिकल की परिभाषा से बहुत सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मेडिकल और फार्मेसी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से एक भी नहीं होगा तो दोनों ही अधूरे हो जाएंगे। जैसे अब बात आती है कि भी फार्मासिस्ट कौन है, इसका मेडिकल से क्या लेना देना है, तो मेडिकल वर्ड ना यूज करके हमें यहां कहना चाहिए हेल्थ सेक्टर, कि ये दोनों लोग या ये सारे लोग जितने भी लोग हेल्थ से जुड़ी हुई बातों पर डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जॉब करते हैं या उस क्षेत्र में सेवाएं देते हैं, उन सबको कहते हैं हम हेल्थ सेक्टर के बंदे या हेल्थ सेक्टर के लोग। तो फार्मासिस्ट भी उसी में से एक है। डॉक्टर का काम है जिसने ट्रीटमेंट देना है, वो पेशेंट उसके पास आएगा या एनिमल उसके पास आएंगे और वो उनको डायग्नोज करेगा। उनको डायग्नोसिस के आधार पर डॉक्टर ये डिसीजन लेगा कि इनको ये डिजीज फाइनल हो जाती है। अब उस डिजीज के लिए जो मेडिकेशन तैयार वो करेगा वो मेडिकेशन एक प्रेस्क्रिप्शन पे तैयार करके देगा। लेकिन डॉक्टर को कैसे पता कि आज से 20 साल पहले किसी डॉक्टर ने डिग्री हासिल की, अब उस समय तो उस बीमारी के लिए कोई और दवा आती होगी, आज 20 साल बाद एक नई दवा आ चुकी है। अब डॉक्टर तो दोबारा पढ़ने गया नहीं है, तो उसको अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बैठ के कैसे पता चल जाता है कि अब ये दवा आ गई है नई और मुझे अब ये दवा लिखनी चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए पुरानी दवा ने काम करना बंद कर दिया होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में कहते हैं टॉलरेंस, कि पेशेंट को अब टॉलरेंस हो चुकी है, वो दवा उतनी अमाउंट में या इस डिजीज में अब काम ही नहीं करती है। तो फिर फार्मेसी के लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे ही कोई दवा या कोई भी मॉलिक्यूल काम करना बंद कर दे या रेजिस्टेंस कोज कर दे या टॉलरेंस आ जाए या उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाए, तो फार्मेसी के जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी लैब में कंटिन्यू रिसर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट को या उस मॉलिक्यूल को बैन करवा लेते हैं और उसके स्थान पर एक नया मॉलिक्यूल वो खोजना शुरू कर देते हैं। तो लगातार जैसे ही कोई नई दवा या नया कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है, मार्केट में लाने से पहले जितने डॉक्टर्स होते हैं उसकी सराउंडिंग में, उन सबको फार्मेसी के वो लोग जो सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं वो जाते हैं और डॉक्टर को जाके पूरी ट्रेनिंग देके आते हैं कि सर अब इस बीमारी के लिए जो आपके पास मरीज आते हैं ये दवा ना लिख करके अब ये वाला मॉलिक्यूल आ गया है, आप इसको रिकमेंड करके देखिए, हमारी गारंटी है, हमारी सेफ्टी है, क्योंकि हमारी कंपनी ने इसके सारे ट्रायल्स किए हैं और तब ये मार्केट में लॉन्च हो रहा है। डॉक्टर भी विश्वास करता है क्योंकि वो ब्रांड को देखता है कि कंपनी कौन सी आई है। कंपनी आई है, एक ब्रांडेड कंपनी है, वो उसकी थोड़ी सी स्टडी भी करता है, कुछ वो डॉक्यूमेंट भी चाहता है कि अल्लाह ये मुझे प्रमाण दीजिए। तो कंपनीज जितनी भी फार्मेसी की हैं वो सब एक एविडेंस भी डॉक्टर को प्रोवाइड कराती हैं कि ये जो हमने मॉलिक्यूल डिजाइन किया वो इन बेसिस पे किया है। तब जाके डॉक्टर नया मॉलिक्यूल रिकमेंड करना शुरू करता है। फिर वो खुद भी सर्वे कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता है कि बस कोई आके बता गया और उसने मान लिया, तो नहीं, वो एक मरीज को लिखता है, फिर देखता है 4 दिन बाद वो मरीज जब दोबारा आएगा तो पूछता है कि अब जो मैंने आपको दवा लिखी उससे कितना फायदा हुआ। ऐसे ही वो 10 मरीज से पूछता है, तो वो सर्वे कर लेता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट मैंने दिया ये वास्तव में काम कर रहा है और पहले से ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये इंफॉर्मेशन किसने दी? फार्मेसी के उस बंदे ने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में एक दूसरे का सहयोगी बन के काम चलता है। अब मान लीजिए फार्मेसी के लोग जिनका काम है नई मेडिसिन की रिसर्च करना, नए मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन तैयार करना, नए नए फॉर्मुलेशन बनाना और ऐसी दवाएं मार्केट में उपलब्ध कराना जिनकी कीमत कम हो, फायदा ज्यादा हो और साइड इफेक्ट तो या तो बिल्कुल ना हो और हो तो बहुत छोटे लेवल का हो। इस काम पे लगातार फार्मेसी के लगभग 3 से 4 लाख बंदे हमारे भारत में कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तब कहीं जाके इतना बड़ा सेक्टर हम पा पाते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा देश इस समय पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार करने में 9वें स्थान पर आता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड में हम 9th रैंक पर हैं और 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि हम 52 बिलियन $US का मार्केट अकेले फार्मास्यूटिकल सेक्टर से इंडिया से कर देंगे। इतनी कैपिटलाइजेशन है हमारी उसकी।
तो सर, जैसे कि आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि मेडिकल फील्ड में और जो है वो हेल्थ सेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि 25 सितंबर को हर साल जो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो हर साल कुछ नई थीम रहती है, तो इस बार कौन सी थीम को लेके वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है? हाँ मैडम, इस बार जो थीम है वो भी ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल हेल्थ सेक्टर को देखते हुए ही डिजाइन की गई है। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर एक रिक्वायरमेंट थी, हम सब लोगों ने एक बहुत ही पैंडेमिक वाली सिचुएशन फील की है 2-3 साल, कोविड-19 वाली सिचुएशन। तो कोविड-19 में ऐसा बहुत सारी पॉपुलेशन के साथ हो गया वर्ल्ड वाइड कि वो या तो सरवाइव नहीं कर पाए, और जो सरवाइव किए हैं उनके लीवर, किडनी और 1-2 और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें इश्यूज आ रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया को डोनर्स की जरूरत पड़ गई है जो उनके वाइटल ऑर्गन्स उनको मिल पाए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने जिंदा रहते अपने ऑर्गन डोनेट कर देगा और फिर वो अपनी लाइफ को सर्वाइवल पे कैसे लेके जाएगा। तो एक मुहिम चलाई हमारी इस FIP ने ही कि भले ही अब ना कर पाए, लेकिन जिसकी भी जैसी भी नेचुरल डेथ होने का समय होगा तो अपनी डेथ के लिए गारंटी जरूर दे जाए कि भाई जब मेरी डेथ हो तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर दिए जाएं। तो लास्ट ईयर इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के थीम बनी थी, जिसका एक कोर जो मैकेनिज्म था वो था अंगदान महादान। उसमें सभी लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर के छोड़ दिए हैं कि भाई जब भी कभी हमारी नेचुरल डेथ हो तो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स जो जैसे यूटिलाइज किए जा सकते हैं वो जरूरतमंदों को दे दिए जाएं। अब की बार जो थीम आई है वो आई है कि फार्मासिस्ट ग्लोबल नीड्स को पूरा करने में कैसे अपनी सहायता दे रहा है। ग्लोबल नीड्स मतलब कि सपोज अगर हमें एक बड़ा मतलब टिपिकल एग्जांपल इस समय हमारे सामने रहा यूक्रेन और रशिया का वॉर। उसमें गाजा पट्टी में, हमास में कितने सारे बच्चों की जानें गई हैं, कितने लोगों को न्यूक्लियर और जो जितने भी अटैक्स हुए, जितने भी एटॉम बॉम्ब्स उन्होंने वहां गिराए, मिसाइल्स गिराई, उससे सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का शिकार होंगे और बहुत बड़े लेवल पे वहां त्राही मचेगी। अब जो यूक्रेन में जो लोग सरवाइव कर गए या जो उस युद्ध में किसी भी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए, उन लोगों को बहुत लार्ज स्केल पे हेल्थ फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उनको शेल्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और सबसे ज्यादा जरूरत है उनको, जब तक वो जिंदा हैं उनको अब मैक्सिमम पॉपुलेशन को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लेवल पे अगर रशिया या चाइना या अमेरिका या इंडिया भी ये सोच ले कि हमें तो यूक्रेन से सिर्फ दुश्मनी के लिए रशिया का साथ देना है, तो सब लोग क्या करेंगे, यूक्रेन को मेडिकल हेल्प, मेडिकल एड और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज देना बंद कर देंगे। लेकिन फार्मेसी के लोग और फार्मेसी की एसोसिएशन कहती है कि गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पे कन्विंस करिए, दुनिया के सभी इंसान, सभी जानवर जो बीमार हो गए हैं और जिन्हें ट्रीटमेंट की नीड है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स को बिना किसी निष्पक्षता के आना चाहिए, और फार्मासिस्ट को अपनी मेडिकेशन और जो अपनी नॉलेज है, जो रिसर्च है, जो दवाइयां वो बना रहा है, वो सबको प्रोवाइड करानी चाहिए। FIP ने ये किया, तो अब की बार वो क्या कह रही है कि भाई ग्लोबल नीड्स को पूरा करिए आप। ये नहीं सोचिए कि इस कंट्री के साथ ये है, उस कंट्री के साथ ये है। अगर कहीं भूखमरी है तो वहां खाना देना होगा, अगर कहीं दवाओं की जरूरत है तो वहां दवा पहुंचनी चाहिए। राजनीतिक युद्ध अपनी जगह है, लेकिन जो धरती पर रहने वाली मानव जाति है उसके कल्याण के लिए जो कुछ मानवों से हो सकता है वो करा जाए। तो इस बार फार्मासिस्ट को ये आदेश कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एडवाइस हुई है कि भाई हम ग्लोबल लेवल पे कैसे अपनी सहायता दे सकते हैं, उसमें सब लोग आगे बढ़े और काम करें। तो ये इस बार थीम रखी गई है। जी सर, और जैसे कि आपने हमें इसकी थीम के बारे में बताया कि ग्लोबल लेवल पे हमें अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करना है, तो सर फार्मास्यूटिकल की फील्ड में या फिर मेडिकल हेल्थ सेक्टर की फील्ड में कुछ ऐसी स्पेशल डिस्कवरीज हों, कुछ अट्रैक्टिव डिस्कवरीज हों जिनके बारे में आप हमें बता सकें? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को शायद डेली रूटीन में भी नहीं जानते हैं, और जब डिस्कशन में आती है तब हमें समझ में आता है कि अच्छा इतना भी कुछ काम किया है। जैसे एक बहुत डिस्कवरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। पूरे वर्ल्ड में 4 मिलियन के लगभग फार्मासिस्ट
वर्किंग फोर्स है, 4 मिलियन के आसपास पूरे वर्ल्ड में। इतनी पॉपुलेशन हमारी फार्मेसी की जॉब्स में है या फार्मेसी के बिजनेस में है, हम ये कह सकते हैं। उस 4 मिलियन पॉपुलेशन का 78% हिस्सा, आप महिला हैं आपको गर्व होगा, अकेले फीमेल्स कवर अप किए हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में 78% फार्मेसी के लोगों में 78% फीमेल्स हैं। तो एक तो ये अचीवमेंट है कि भी फार्मेसी में फीमेल्स का जो आना है वो बहुत अच्छा है। वो बहुत केयरिंग होती है क्योंकि मदर नेचर होती है उनकी, तो वो पेशेंट्स के सर्विस में जहाँ हैं वहाँ पेशेंट को बहुत अच्छी सर्विस दे पाती हैं। हॉस्पिटल्स में है तो हॉस्पिटल में बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी है तो वहाँ भी वो पूरी एथिकल वैल्यूज के साथ ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं। सेल्स में भी वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं, और साइंस लैब्स या जितने भी हमारे रिसर्च लैब्स हैं उनमें भी उनका बहुत अच्छा योगदान है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड भी है वो। तो मैक्सिमम पार्ट प्ले जो है वो फीमेल्स का, फीमेल टेक्नीशियंस का फार्मेसी के सिस्टम में आ रहा है। लेकिन जो हम डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं या जो हम पुराने सिस्टम को अगर देखें कि भी फार्मेसी में ऐसा क्या रहा जिसको हम फार्मेसी के नाम कर दें और एक बड़ी बात हो जाए, तो बड़ी बात ये कि जैसे हम सभी जानते हैं कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, लेकिन ये नहीं जानते कि कोका कोला को डिस्कवर किसने किया, किसने उसको डिजाइन किया होगा। तो कोका कोला जो एक नॉर्मल, आज की डेट में हम कह सकते हैं उसे कि एक नॉर्मल ड्रिंक है, एक बिवरेज है। लोग उसे सिर्फ ऐसे ही फैशन में, स्टाइल में, और कुछ लोग उसको बस यंग जनरेशन बस यूज करती है पैशन में, या कुछ लोग सोचते हैं कि भी बहुत गर्मी हो रही है और ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली तो आपको बहुत वो होगा हेल्थ बेनिफिट। लेकिन मैं उसके अभी फिलहाल बेनिफिट और डिमेरिट्स पे तो नहीं जाना चाहूंगा। बस मैं ये बताना चाहूंगा कि जॉन पेम्बल्टन नाम के बंदे ने कोका कोला को पहली बार डिजाइन किया, एंड ही वाज अ फार्मासिस्ट। वो फार्मेसी का पर्सन था, मेडिसिन में उसका रोल था, लेकिन अपनी मेडिसिन की रिसर्च में ही उसने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जो आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा शायद कंट्री या ऐसी जगह नहीं होगी, छोटे से छोटा स्टॉल और बड़े से बड़ा शोरूम, जहां पे ये कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स आपको ना मिल जाए। सेम थिंग पेप्सी, और एक और ड्रिंक आती थी जिंजर एल के नाम से, वो भी इंडिया में नहीं चलती है, बहुत सारे यूएस और यूके के कंट्रीज में वो चलती है। तो एक कैलेब डेविस ब्रेडमैन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, वो भी फार्मासिस्ट हैं, ये उन्होंने डिजाइन किए, उनकी डिस्कवरीज हैं। ऐसे ही और भी जितनी भी हमारी कार्बोनेटेड ड्रग्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनमें ज्यादातर जो योगदान है वो फार्मासिस्ट का रहा। चार्ल्स एंडरटन एक फार्मासिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रिपेयर किया है, तो ये एक बड़ी डिस्कवरी रही। इसके अलावा मेडिकेशन में जो डिस्कवरी है उसमें सबसे अहम योगदान है पेनिसिलिन ड्रग का। पेनिसिलिन जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, और वो एक फार्मेसी का, केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, वो डिस्कवर हुई। इसके अलावा इंसुलिन, हम सभी जानते हैं कि आज किस तरीके से डायबिटीज ने अपना कहर पूरे वर्ल्ड पे फैलाया हुआ है। तो अगर इंसुलिन ना होता तो मिलियंस ऑफ पीपल्स डायबिटीज की वजह से अब तक मर चुके होते। उस इंसुलिन की डिस्कवरी में जितने साइंटिस्ट हैं, लाइक बेंटिंग है, मैक्लियोड है, बेस्ट है, कॉलिप है, इन लोगों ने सब, जो कि फार्मेसी के लोग हैं, इन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया। ये एक बड़ी जीत रही उनके नाम पे। और इसके अलावा एक डेली रूटीन प्रोडक्ट है हमारा इनो हम जानते हैं, लेकिन इनो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आज हम एक ब्रांड के नाम से जानते हैं, हालांकि वो जीएसके कंपनी जिसे हम ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जानते हैं उसका प्रोडक्ट है। बट इनो वर्ड जो है, एक्चुअली इनो वर्ड इज नॉट अ प्रोडक्ट नेम, इनो इज अ साइंटिस्ट नेम। जेम्स क्रॉसली इनो नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया, एंड ही वाज आल्सो अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट भी नहीं थे, फार्मेसी की कंपनी में काम करते थे, और वहां करते करते उन्होंने ये सीखा और उन्हें नीड हुई कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो इमीडिएट इफेक्ट करे और लोगों की जलन, कब्ज और एसिडिटी को थोड़ी देर के लिए राहत पहुंचाए। तो उन्होंने इस पे साइंटिफिक वर्क किया। उन्होंने देखा भाई एसिड बन रहा है, इसलिए जलन हो रही है, पेशेंट को परेशानी हो रही है, तो मुझे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दवा जो होती है, दवा का काम है कि वो प्रॉपर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी और तब एब्जॉर्ब होगी, और आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद जाके अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन इनो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि मुझे चाहिए इमीडिएट इफेक्ट, कि पेशेंट को 3 से 4 मिनट में लगना चाहिए कि हाँ मैं रिलैक्स्ड हूं। तो उसने क्या किया, जो हमारा स्टमक से ऊपर के हिस्से में तेजाब बन जाता है या हाइपर एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसने प्रोडक्ट बनाया इनो। काम क्या है, नॉर्मल काम, कि एसिड बना है,
बेस डाल दो, एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए उसका टैगलाइन भी बड़ा खूबसूरत है कि इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो इसलिए इनो का जो डिस्कवरी है वो भी फार्मेसी के नाम है। अदर देन पोलियो वैक्सीन है आपका, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, एस्पिरिन ड्रग है, जितने भी हमारे हार्ट डिजीज पेशेंट्स होते हैं या कोलेस्ट्रॉल जिनका ज्यादा बढ़ जाता है, खून पतला करने के लिए डेली रूटीन में रोज एक गोली खा लेते हैं एस्पिरिन की। या इसके अलावा जितनी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जिनको हम कहते हैं, ये सभी फार्मासिस्ट की देन है जो इन्होंने एक स्पेशल डिस्कवरी के नाम पे बनाई। ऐसे तो जितनी भी दवाइयां सब फार्मासिस्ट की हैं, लेकिन ये स्पेशल डिस्कवरीज है जिनसे, जैसे मान लीजिए बर्थ कंट्रोल पिल है, अगर ये नहीं बनती तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल होता आज के जमाने में। लेकिन इन्होंने लोगों की रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए ऐसी चीजें डिजाइन करके दे दी जो बहुत इजी हो गई। तो इसलिए इनको स्पेशल डिस्कवरीज कहा जाता है। जी सर, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। ये इनो क्या है, ये कोक क्या है, ये पेप्सी क्या है, किसने बनाया, कहाँ से ये चीजें आई, तो उन सब के बारे में आपने हमें बताया। फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बताया कि ये बताया कि ईमानदारी, हर काम में ईमानदारी जो है वो बहुत जरूरी है। तो सर हम जो है ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो मना रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कैसे मनाया जाता है, या आप जो है वो परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जो है वो प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल आप यहाँ पे, तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे इस डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट डे मनाने का मूल उद्देश्य क्या है। FIP चाहे उसे ग्लोबल लेवल पे मनवाना चाहती है, या हम लोग अपने छोटे से कंट्री में मनाएं, चाहे स्कूल में मनाएं, चाहे किसी एक कंपनी के अंदर मनाएं क्यों? तो मूल जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, मेन ऑब्जेक्टिव, कि फार्मासिस्ट को अपनी जिम्मेदारियों का बार बार एहसास दिलाया जाए, उसको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपीटेडली रिमेंबर रहे। वो कहीं भी अगर थोड़ी सी भी चूक करे तो उसको बार बार ये एहसास हो कि नहीं, मैंने तो ओथ ली हुई है, हमारी ये फार्मासिस्ट की ओथ भी है, वो ओथ के अकॉर्डिंग अपने काम की, अपनी जिम्मेदारियों को कहीं भी गड़बड़ ना करे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उससे। इसके लिए भी कई बार ये दिवस मनाने की प्रक्रिया है। या इसके अलावा और भी जो दिवस होते हैं उनका भी यही रोल होता है कि जिम्मेदारी का एहसास हो, बार बार उसको ये लगे कि जब मेरा इतना सम्मान किया जाता है पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब मेरा रोल अहम है और मैं अपने रोल में किसी तरह की कोई गलती ना कर दूं। इसलिए इसको मनाया जाता है। मनाते कैसे हैं कि अगर हम अपने कॉलेज से बाहर की पहले बात करते हैं कि पूरे इंडिया में फार्मेसी के लोग का रोल क्या हो जाएगा इस दिवस को मनाने के पीछे। तो इस दिन हम सबसे मेन बात है अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाते हैं। जितने न्यू कमर्स हैं, नए स्टूडेंट्स जो फार्मेसी में अभी आए हैं या आने वाले हैं या जो पास आउट होने वाले हैं, तो इनको कैसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, उनको हम अवेयर करते हैं। अवेयर कैसे करेंगे? एक तो उनको हम सारा स्कोप बार बार डिस्क्राइब करेंगे कि भाई फार्मेसी का ये स्कोप है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेशेंट को लेके आपकी ये जिम्मेदारियां होंगी, फैमिली को लेके ये जिम्मेदारियां होंगी, सोसाइटी को लेके ये जिम्मेदारियां होंगी, डॉक्टर्स के साथ आपकी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इंडस्ट्रीज के साथ ऐसी होंगी, और पूरे राष्ट्र के ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका इस तरीके से ये सहयोग होगा। तो हम उन सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और लोगों को उस तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम ट्रेंड करते हैं और एजुकेट करते हैं अपने फ्रेशर्स को, अपने न्यू कमर्स को। और जो पुराने फार्मासिस्ट हैं हमारे, या जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं, उन सबको बार बार रिपीटेडली ये याद दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो अपनी इस इम्पोर्टेंस को जिंदा रखने के लिए, अपनी वैल्यूज को हम सेव रखने के लिए, आने वाले समय में लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए बार बार अगर अपने सम्मान में या अपने लोगों के लिए इस तरह के दिवस मनाएंगे तो वो बेटर ही होगा। अब आती है बात कि हम अपने कॉलेज में कैसे इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, स्टूडेंट के साथ हम क्या करना चाहते हैं कि अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन इस तरह दे रहे हैं कि हम कराते हैं बच्चों के कॉम्पिटिशन्स। जैसे आज हम जो कराने जा रहे हैं वो 3 कॉम्पिटिशन की कैटेगरी हमने डिफाइन की और स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट कराया है। अभी कुछ देर में आप लोग देखेंगे वहां पे बच्चों ने बड़े साइंटिफिक पोस्टर्स और कुछ ओरल लेक्चर्स और कुछ रंगोली बेस्ड ऑन द थीम्स ये डेवलप की है। अब जो उसमें बहुत बेस्ट प्रेजेंट करेगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे पार्टिसिपेंट्स को। तो हम पोस्टर्स बनवा रहे हैं जिसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चे, जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन के डिफरेंस को बता रहे हैं,
पेशेंट काउंसलिंग में उनका क्या रोल है उस पर फोकस कर रहे हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी आज किस स्टैंडर्ड पे आ गई है उस पर फोकस कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ स्पेशल डिजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं विद मैकेनिज्म, जैसे कोविड का मैंने अभी आपको बताया, तो कोविड में फार्मासिस्ट का किस तरह का योगदान रहा है उसको एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई अल्कोहल का जो मिसयूज है और जो ड्रग्स की अब्यूजिंग है उसको कंट्रोल करने में फार्मासिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है, टोबैको को जो अब्यूजिंग होती है टोबैको की उसके लिए कैसे अवेयर कर सकता है पब्लिक को इवन ये तक भी हम जानकारी अपने फार्मासिस्ट के थ्रू देना चाहते हैं कि आप भले ही फार्मेसी के कैंडिडेट नहीं हैं लेकिन आपसे कोई गलत मेडिकेशन ना हो जाए इसकी इंफॉर्मेशन भी हम आम पब्लिक को दे सकते हैं। तो हम ये कंटिन्यू काउंसलिंग करते हैं कि किसी भी रूप में हमारे पेशेंट तक गलत ड्रग ना जाए, गलत फॉर्मुलेशन ना चली जाए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई गलती ना हो किसी से भी, और फार्मासिस्ट की जो जिम्मेदारियां दवाओं के योगदान में है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो इन सभी चीजों को हम कंबाइन करके एक अवेयरनेस सिस्टम चलाते हैं। हर साल फार्मासिस्ट दिवस पे हम सब अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और कई प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे प्ले भी करते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे, अभी कुछ देर में आप लोग वहाँ करके देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ करके हम किसी भी तरह से अपने इस प्रोफेशन को बेस्ट और एथिकल प्रोफेशन बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, किसी भी दिन को सेलिब्रेट करना उसके लिए क्या जरूरी है कि आप लोगों को अवेयर होना चाहिए, आप लोगों को अवेयरनेस जो है वो फैलानी है, इन्फॉर्म करना है लोगों को। तो सर, इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खुद फार्मासिस्ट ही क्यों ना हो और आम जनता के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी अपनी खुद की चॉइस से या अपनी खुद की मर्जी से मेडिसिन को कभी नहीं लेना चाहिए। आपको मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपने सारे सिम्टम्स बताएं, डॉक्टर को डिसीजन लेने दें कि आपका वो डायग्नोसिस करके क्या डिसीजन देता है, वो बताएगा कि आपको ये इशू हुआ है, उसके लिए जो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन और मेडिसिन आपको बताए या प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दे, केवल वही मेडिकेशन लेनी चाहिए। इससे आप गलत दवाओं के उपयोग से बचेंगे और हायर कंसंट्रेशन लेने के जो नुकसान है उससे भी बच जाएंगे, और किसी भी तरह की आपको कोई ओवरडोजिंग या मिसकंसेप्शन और मिसलीडिंग जो हो जाती है डोज की, वो नहीं होगी, जिससे आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो बस मेरा यही संदेश है कि लोगों को कोई भी ड्रग विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, कैसे हमें अपनी बीमारी को खुद से उसका इलाज नहीं करना है, हमें डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही जो है वो मेडिसिन लेनी है और अपनी सेहत को अच्छा बनाना है। जी दर्शकों, ये थे परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे साथ, जिन्होंने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में हमें जानकारी दी, हमें बहुत सी चीजें बताई अपने हेल्थ सेक्टर के बारे में, मेडिकल लाइन के बारे में। तो मैं एटीएमएस मीडिया और एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज की तरफ से सभी फार्मासिस्ट भाई और बहनों को थैंक्स कहना चाहूंगी, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम अपना सर्वाइवल अच्छा रख पा रहे हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए दिन किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एटीएमएस मीडिया के साथ। धन्यवाद।